दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत बदल चुकी है और इसके संकेत हमने इस चुनाव के वक्त बार बार दिए और जो कहा वही हुआ भी। महाराष्ट्र के भीतर का नेक्सस, उसे भेद पाना, इंडिया गठबंधन या कहें अघाड़ी, उसके बूते के बाहर हो चला था, क्योंकि यह नेक्सस इतना बड़ा था। उस नेक्सस के पीछे जो ताकतें थी वो इतनी बड़ी थी कि उसे भेद पाने की सोचना भी राजनीतिक तौर पर चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन के भीतर शायद किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन जो परिणाम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जरिए अब निकल कर आए हैं वो ना सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत को बदलने की दिशा में ले जाने वाले हैं। यह एक ऐसी हवा का झोंका है जिसने महाराष्ट्र के भीतर से बीते 60 वर्षों की सियासत को पलट दिया है। वो सियासत जिसके बीज एक वक्त बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर बोए थे, मराठी मानुष शब्द इजाद किया था। वो शब्द जिसके आश्रय शरद पवार ने एक ऐसे नेक्सस को अपने इर्द गिर्द बनाया जिसमें शुगर लॉबी हो या कोऑपरेटिव्स हो या फिर महाराष्ट्र के भीतर गवर्नमेंट को साधने वाली पूरी की पूरी मशीनरी जो नौकरशाही और पुलिस के आश्रय चलती है, उसको साथ लेकर चलने का हुनर भी उन्होंने अपने साथ ही रखा। लेकिन सब कुछ 2024 के विधानसभा चुनाव के जनादेश ने बदल डाला। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस सोच नहीं सकती है कि 5 महीने के भीतर, यानी लोकसभा चुनाव के 5 महीने के बाद पिरामिड बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और ना सिर्फ उल्टा होगा बल्कि जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस जिस नेता को लेकर जिस जिस क्षेत्रों में पहुंच और पकड़ अघाड़ी के नेताओं और पार्टियों की रही, वह सब कुछ धूमिल हो जाएगी। यह कल्पना के परे था। यह कैसा नेक्सस था और इस नेक्सस को लेकर सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि 3,246 करोड़ रुपए, जिसका जिक्र हमने कई मौकों पर किया, उसके आश्रय कितना पैसा बांटा गया, यह पैसा कैसे गुजरात से चलकर महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र की राजनीति में उसने उफान ला दिया। एक वोट की कीमत कितनी हो सकती है, हर कोई नोटों में गिनते चला गया। लेकिन इन सब से हटकर बड़ा सवाल इस चुनाव का संदेश देकर गया, जिस विदर्भ में कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा से रहा, इस वक्त वो हाशिए पर चली गई। मराठवाड़ा में जो उसने अपना वर्चस्व लोकसभा चुनाव के वक्त बनाया, वह हाशिए पर चला गया। पश्चिम महाराष्ट्र में जो शरद पवार की तूती बोलती थी, वह पूरी तूती उलट गई और विरासत की जिस लड़ाई को एनसीपी को बांटकर अजीत पवार आगे बढ़े, उसमें वोट ट्रांसफर हो या फिर एक ऐसी परिस्थिति बनती चली गई जिसमें अजीत पवार भारी पड़ गए, जो लोकसभा चुनाव यानी 5 महीने पहले पूरे तरीके से गायब थे। मुंबई का इलाका हो, कोंकण का इलाका हो, कल्याण हो, ठाणे हो, शिवसेना और शिव सैनिकों की कतार जो बाला साहब ठाकरे के साथ रहती थी, वो बट तो गई थी 2.5 साल पहले। लेकिन राजनीतिक तौर पर चुनावी जनादेश ने संकेत बहुत साफ दे दिए कि अब ठाकरे परिवार अस्त हो चला है। शरद पवार की राजनीति थम चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। जिस हिंदुत्व वोट के आश्रय 1995 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद से लगातार तकरीबन 35 से 38% वोट शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में रहे, उस दौर में चाहे कांग्रेस जीतती रही, लेकिन एक सच बहुत साफ था, कांग्रेस की सत्ता आएगी तो बिना शरद पवार की एनसीपी के आ नहीं सकती है, क्योंकि एनसीपी की ताकत 16 से 18% वोट हमेशा रहे। एनसीपी बटी तो बटी हुई वोट की तादाद 22% हो गई, लेकिन शरद पवार 12% वोट पर अटके। 10% वोट के साथ अजीत पवार एक बड़ी ताकत बन गए और ना सिर्फ ताकत बन गए बल्कि शरद पवार के भी आगे निकल गए। यही स्थिति शिवसेना की रही। शिवसेना जिसके 16, 17, 18% वोट हमेशा से साथ रहे, वह भी बटी तो वहां भी लगभग वोट परसेंटेज 22-23% पहुंच गया। लेकिन बटी हुई परिस्थितियों में
12-13% वोट उद्धव ठाकरे के साथ रहे जरूर, लेकिन दूसरी तरफ 10-11% एकनाथ शिंदे के साथ रहे। तो एकनाथ शिंदे का 10-11% पर खड़े होना, उतने ही फीसदी पर अजीत पवार का लगभग खड़े हो जाना और उसके ठीक समानांतर 26-27% वोट बीजेपी के पास आ जाना, यह मैसेज है कि 50% वोट के साथ अगर आप खड़े हैं तो फिर सत्ता तो आप ही की होगी। और उस पर बागी और निर्दलियों की मौजूदगी ने बड़ी सेंध अगाड़ी में लगा डाली। लेकिन पहला बड़ा सवाल उभर कर जो आया महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर, उसमें जितनी बड़ी साख, जितनी बड़ी पूंजी, जितने बड़े कॉरपोरेट और जिस तर्ज पर नेक्सस गुथा गया, उस नेक्सस को इंडिया गठबंधन और अघाड़ी कभी समझ ही नहीं पाया कि दरअसल इसके मतलब मायने होते क्या हैं। दरी बिछाने से लेकर लाउड स्पीकर लगाने तक, कुर्सियां बिछाने से लेकर नोट बांटने तक की परिस्थितियों के बीच उस हवा को तब और ज्यादा बल मिल गया जब एक साथ 4% से ज्यादा वोट इजाफा हो गया। और जो वोटों का इजाफा था उसने संकेत यह भी दे दिए कि जिन इलाकों में सीधा टकराव कांग्रेस के साथ है, जिन जगहों पर दोनों शिवसेना आपस में टकरा रही है, जिन जगहों पर दोनों एनसीपी टकरा रही है, वहां वहां वोट परसेंटेज बढ़ते चले गए। क्या यह नेक्सस का हिस्सा था? और उस नेक्सस में कौन शामिल था? यह सवाल दबी जुबान में या कहें खुलकर बोलने की स्थिति में शिवसेना के संजय राउत जो उद्धव ठाकरे से जुड़े वो आए जरूर, लेकिन अगला सवाल यह भी था, जब यह नेक्सस चल रहा था तब आप जागे क्यों नहीं? और उसके बाद की परिस्थिति यह है कि इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू का वोट यानी हिंदुत्व वोट के आश्रय जिस सियासत को साधा गया, उसमें बड़े सितारे के तौर पर एकनाथ शिंदे का उदय हो गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जितनी सीटों पर कब्जा किया है, पूरी अघाड़ी उतनी सीटों तक पहुंचने के लिए हांफने लगी। इस दौर में शिवसेना 56 सीटों पर और दूसरी तरफ अघाड़ी, अगर उसको आप बांटिएगा तो कांग्रेस 19-20 सीटों पर, शिवसेना उद्धव ठाकरे 19 सीटों पर, शरद पवार 12 सीटों पर, यानी तीनों को मिला भी दीजिएगा तो भी आप एकनाथ शिंदे की पार्टी के बराबर पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या वाकई सिर्फ विदर्भ और मराठवाड़ा से कांग्रेस का गायब होना, शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का मराठवाड़ा में सिकुड़ जाना, पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर पूरे तरीके से शरद पवार के वर्चस्व को चुनौती देते हुए मटियामेट कर देना और मुंबई, ठाणे, कोंकण के इलाके में एकनाथ शिंदे का वर्चस्व बोलना, यह मैसेज उस राजनीति का है जो हिंदुत्व के आश्रय बाला साहब ठाकरे की राजनीति को साधते चली आई। और हमने बताया 1995 के बाद दोनों एक साथ खड़े हुए तो 35-36% वोट हमेशा इनके साथ रहे और मोदी काल में यानी 2014 और 2019 के दौर में यह वोट का परसेंटेज 40 से 45% तक चला गया। 2024 में पहली बार उसमें सेंध लगी और अलग अलग जगहों से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसने महाराष्ट्र की जनता को इस रूप में जागृत तो कर दिया कि आप परिवारवाद पर कम ध्यान दीजिए। और यह परिवारवाद सिर्फ ठाकरे परिवार से नहीं बल्कि उन बच्चों के साथ भी जुड़ा है जो बाप की उंगली पकड़कर और चांदी का चम्मच लेकर राजनीति में कूदना चाहते हैं। उनके लिए भी इस बार बड़ा सख्त मिजाज के साथ महाराष्ट्र के वोटरों ने अपना संदेश दिया। लेकिन 3 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। पहला सवाल तो है महाराष्ट्र के भीतर किसानों की नहीं चली। जो भी फसलों को लेकर जो भी न्यूनतम तक की जरूरत थी वो सब गायब हो गई। वो सोयाबीन का मसला हो या वो कॉटन का मसला हो या किसानों की ओवरऑल लागत भी ना मिल पाने की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ मसला हो, वह कोई मायने पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं रखता है। महाराष्ट्र के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मायने नहीं रखती है। महाराष्ट्र के भीतर कोई आंधी बनकर आया तो वो महिलाओं की आंधी थी, इसी संदेश के साथ कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट डाले। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने उसका कोई आंकड़ा दिया नहीं है,
लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के आसरे इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि दरअसल लाडली बहना का कमाल और इन सब के बीच एकनाथ शिंदे ने जिस राजनीति को साधा और जिस पूंजी के आसरे सांधा, जिन योजनाओं के आसरे सांधा और जिसके जरिए डबल इंजन की सरकार में यह मैसेज दे दिया कि अगर दिल्ली साथ में नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप उद्धव ठाकरे के दौर को याद कर लीजिए, तो यकीनी तौर पर यह मैसेज बहुत बड़ा हो गया। दूसरा सवाल इस दौर में उभर कर आया, अगर किसान खारिज तो क्या वाकई 5 महीने के भीतर, 5 महीने पहले इस देश में मोदी के चेहरे की परीक्षा हो रही थी और प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र चुनाव को बीच में छोड़कर चले गए, यह भी सच है। आखिरी 2 दिनों में अमित शाह भी नहीं आए, यह भी सच है। तो क्या महाराष्ट्र के भीतर जो राजनीतिक चेहरे दिल्ली से चल रहे थे उनके खिलाफ जो हवा बही, उस हवा के आसरे इंडिया गठबंधन ने उड़ान तो भरी, लेकिन जैसे ही वो चुनाव आखिरी दौर में छत्रपों के हवाले कर दिया गया, यानी क्षेत्रीय तौर पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के हवाले हुआ, तो लोग तुलना करने बैठ गए, अच्छा शरद पवार, अच्छा उद्धव ठाकरे, और दूसरी तरफ कांग्रेस का तो कोई नेता है ही नहीं। इस दौर में टिकट, खास तौर से कांग्रेस के भीतर के टिकट जिस तर्ज पर बांटे गए और जिस अंदाज में नाना पटोले चल रहे थे, वो अंदाज सिर्फ इस बात का घोतक था कि देखिए हमने लोकसभा चुनाव जिता दिया, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी का किला ढहढाकर लोकसभा चुनाव परिणामों में गिर गया था और इस बात को लेकर होड़ मची थी कि नाना पटोले कहते थे हमारी वजह से, उद्धव ठाकरे कहते थे हमारी वजह से, शरद पवार कहते थे हमारी वजह से। इन 3 वजहों में वो स्थिति गायब हो गई जिसके पीछे एक विचारधारा का जिक्र बार बार राहुल गांधी कर रहे थे। एक संदेश तो यह भी निकल कर आ रहा था, राहुल गांधी नहीं चाहते वो कांग्रेस साथ चले, वो कांग्रेस बरकरार रहे, जिस कांग्रेस के भीतर हर नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा मानता है और इस तौर पर मौजूद रहता है जहां पर उसका पेट भरा हुआ है, उसे कोई परेशानी दिक्कत है नहीं। शायद यही वजह से टिकटों का वितरण भी अपने करीबियों के इर्द गिर्द होता चला गया और इसकी खुली जानकारी भी निकल कर आई। लेकिन आज की तारीख में जब जिक्र इस बात का होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति एक झटके में बदल चुकी है और एक ऐसी राजनीति महाराष्ट्र की जमीन पर आकर अब खड़ी हो चली है जिसमें ठाकरे परिवार और शरद पवार की जगह नहीं, जहां पर कांग्रेस का कोई नेता चेहरे के साथ मौजूद नहीं, और इन सब के बीच नेक्सस और केंद्र की एजेंसियों का एक साथ सीधे तौर पर हमला करना, क्या यही वो जीत है राजनीतिक तौर पर? आप कह सकते हैं इसका प्रभाव तो पड़ा होगा, लेकिन आइए जरा इस परिस्थिति को समझिए। क्या यह कल्पना कोई कर सकता है कि बीजेपी पुराने तमाम रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए सन 2014 में उसने 122 सीटें जीती थी, उस वक्त उसको 27.8% वोट मिले थे। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं वह उस आंकड़े को पार कर चुकी है और उसका वोट का परसेंटेज जो है वो लगभग 26% पार कर चुका है। यानी 2014 का वोट परसेंटेज और उसके बाद उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी 227, 28, 29, 30 तक आखिरी परिणाम आते आते हो सकता है पहुंच जाए। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी गठबंधन के भीतर स्ट्राइक रेट कभी भी 70% के पार नहीं गया है। पिछले चुनाव में भी नहीं गया था जब वो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ रही थी, लेकिन इस बार 85% के स्ट्राइक रेट को पार बीजेपी कर गई। यह शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन इसके उलट उस दौर में शिवसेना को उतने वोट नहीं मिले थे जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2019 में खड़ी थी बीजेपी के साथ। लेकिन इस वक्त एकनाथ शिंदे खड़े थे और एकनाथ शिंदे के हक में इस दौर में वोट का परसेंटेज तो सीधे तौर पर उस रूप में नहीं गया, लेकिन फिर भी वो तकरीबन 12.5% से ज्यादा वोट परसेंटेज एकनाथ शिंदे की शिवसेना को रहा। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि एनसीपी उसको भी 10% वोट मिले हैं
और इन सब के बीच 56 सीटों पर शिवसेना का जीतना शायद यह संदेश है कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर जिस हिंदुत्व वोट को बाला साहब ठाकरे और आरएसएस ने बनाया, आज की तारीख में वो मौजूद है और अब वो पूरे तरीके से ठाकरे परिवार से शिफ्ट हो गया है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अब राजनीतिक दखल के साथ और वैचारिक तौर पर हिंदुत्व के आसरे बीजेपी एक बड़ी ताकत के तौर पर है, जहां उसे एक चेहरा चाहिए एकनाथ शिंदे का, क्योंकि धर्म और जाति की राजनीति भारत का पीछा छोड़ नहीं सकती और महाराष्ट्र के भीतर इन दोनों समीकरणों ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की राजनीति को आगे बढ़ाया है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये एक ऐसी राजनीति थी जिस राजनीति के पीछे एक ऐसा डर था और उस डर के साथ एक ऐसी ताकत देने की कोशिश थी जो कि चुनावी जीत में ही हासिल की जा सकती है। यह संदेश चाहे योगी आदित्यनाथ के जरिए निकल कर आया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति ने उसे हाथों हाथ ले लिया। ध्यान दीजिएगा तो इसी अंदाज में एक वक्त बाला साहब ठाकरे जिक्र किया करते थे। जब वो जिक्र करते थे खुले तौर पर खिलाफ थे, लूंगी को पूंगी बना दो, जिधर बम उधर हम, तानाशाह की जरूरत है, मराठी मानुष किसी को नहीं सहेगा। इस अंदाज के आसरे बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है नारे की शक्ल में महाराष्ट्र की राजनीति में घुसा जरूर, लेकिन वो कहीं आगे निकल गया। इसीलिए अगर आप महाराष्ट्र को 6 हिस्सों में बांटते हैं तो उन 6 हिस्सों को सिलसिलेवार तरीके से एक क्षण के लिए समझ भी लीजिए। तो महाराष्ट्र के इन 6 हिस्सों को, या सही मायने में कहें तो महाराष्ट्र के भीतर 6 अलग अलग राज्य बसते हैं। राज्य से मतलब वहां की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं। और इन 6 हिस्सों में विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, मुंबई का इलाका, ये तमाम चीजें अलग अलग दृष्टि के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के हिस्से में आती है। और इस दौर में जो नेक्सस महाराष्ट्र के भीतर काम कर रहा था, जिसमें बड़ी ताकत कॉरपोरेट की पूंजी की थी, बड़ी ताकत गुजरात की मौजूदगी की थी, बड़ी ताकत बड़े व्यापारियों की थी, बड़ी ताकत इस दौर में उन ताकतों के साथ जुड़ गई जो ताकतें सत्ता ना मिलने पर आने वाले वक्त में मुश्किल में पड़ जाती, तो सभी एकजुट होते चले गए। और अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका 70 सीटें आती है, यहां की जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी मावल, पुणे, बारामती, शिरूर, अहमदनगर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और हडन आंगले, इन जगहों की 70 सीटों में इससे पहले लगभग 40 सीटों पर प्रभाव शरद पवार का था, जो खिसक कर 12% पे आ गया। यह रईस इलाका है। देश का 32% सही मायने में शुगर प्रोडक्शन यहीं पर होता है। कॉपरेटिव्स की ताकत यहीं पर है। सिंचाई भरपूर है इस पूरे इलाके में किसानों को लेकर। एक लिहाज से छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा, मराठा एम्पायर, इन सब की मौजूदगी के साथ यह भी समझिए यहां पर धानगर समुदाय, जो कि एसटी स्टेटस यानी आदिवासियों के स्टेटस को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, इन सब ने इस तौर पर दिखाया, वो पुणे औरंगाबाद की इकोनॉमी हो या ग्रामीण इलाका हो जहां पर कॉपरेटिव्स मौजूद है। दिल्ली ने बाखूबी साधा कॉपरेटिव्स को, बाकायदा कॉपरेटिव मंत्री अमित शाह मौजूद हैं इस देश में, और कॉपरेटिव से तकरीबन 6 लाख करोड़ एक झटके में इस देश के भीतर राज्यों से खिसक कर केंद्र के पास चले गए। यहां की 70 सीटों में सिर्फ 12% पर शरद पवार की चली नहीं चल पाई, किसी और की। मराठवाड़ा का इलाका, हैदराबाद के निजाम से प्रभावित यह इलाका, किसान संकट, सूखा, सब कुछ है। एक वक्त गोपीनाथ मुंडे यहां पर मौजूदगी, ओबीसी और बीजेपी को साथ लाने की सोच, पावर स्ट्रगल जब हुआ वंजारी और मराठा समाज के भीतर, पंकजा और धनंजय मुंडे आपस में एक वक्त लड़े भी, अब साथ भी आए। एआईएमआईएम की एंट्री भी यहां पर हुई, हिंदुत्व का बोलबाला के तहत एआईएमआईएम यहां घुसी। लेकिन इस बार इस मराठवाड़ा के भीतर 46 सीटों में, जिसके दायरे में हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, औरंगाबाद, शिरडी, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर आते हैं, यहां पर इंडिया गठबंधन सिर्फ
9% हिस्से को जीत पाया, बाकी सब कुछ चला गया महायुति के पास, या कहें इंडिया गठबंधन हारते हुए वो एनडीए के पास चला गया। तीसरी परिस्थिति जुड़ती है मुंबई ठाणे का इलाका। मुंबई ठाणे से पहले हमें लगता है जरूरी है विदर्भ के इलाके का चिंतन करना, जो कि वनों के लिहाज से बड़ा रिच इलाका है। गोंदिया और भंडारा का इलाका सूखा के लिहाज से भी रिच है। यवतमाल, अमरावती, अकोला, वर्धा। एक वक्त वसंतराव नाइक, देवेंद्र फडणवीस मौजूदा वक्त में जिन्होंने अपना 5 साल टर्म पूरा किया, यही दोनों थे। यहां की जाति समीकरण दलित, मुस्लिम, कुणबी समाज, न बौद्ध समाज, ये मानकर चला गया था कि ये इंडिया गठबंधन या अघाड़ी के साथ होगा। और यहां की जो 62 सीटें हैं जिसके दायरे में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल, वाशिम आता है, सिर्फ 11% सीटों पर कब्जा कांग्रेस कर पाई। पूरा सुपड़ा साफ हो गया। राजनीति का यह मिजाज इससे पहले कभी नजर नहीं आया था, लेकिन इस बार उभर कर आया। अगर आप खानदेश का जिक्र करें, जो नॉर्थ महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। ओबीसी एक लिहाज से और लैवा पटेल यहां पर प्रभावी है। दलित, आदिवासियों की भी मौजूदगी और ये की रोल में रहते हैं। नंदुरबार का इलाका याद कीजिए, गवित परिवार, इस बार तो उसका भ्रम भी टूट गया। किसानों ने लॉन्ग मार्च एक वक्त यहीं से किया था, मुंबई तक गए थे कर्ज माफी और मुआवजे को लेकर। माली यहां प्रभावी है, नासिक में प्रभावी है, छगन भुजबल का इलाका, मराठा आरक्षण की मांग। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी नॉर्थ महाराष्ट्र के भीतर की 35 सीटें, जिसमें नंदुरबार, धुले, जलगांव, रेवा, डिंडोरी, नासिक आता है, सिर्फ 8.5% वोट आ पाते हैं, या 8.5% सीटों पर जीत मिल पाती है अघाड़ी को। राजनीति का यह मिजाज, कदम आगे बढ़ाइएगा तो कोंकण, ठाणे और कोंकण की 39 सीटें, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, इस इलाके का अध्ययन करते हुए एक वक्त यहां समाजवादी पार्टी भी कूदी। समाजवादी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज इस चुनाव में जरूर कराई, लेकिन उन सबके बावजूद भी इस इलाके में सिर्फ 14% सफलता मिल पाई इंडिया गठबंधन या कहें अघाड़ी को। मुंबई और ठाणे के इलाके का जब जिक्र होगा तो जाहिर है बार बार इस बात का जिक्र भी होगा कि शिवसेना की ताकत तो यहीं से निकली थी, खास तौर से मुंबई में। यहां की 36 सीटें, मुंबई नॉर्थ का, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ, मुंबई साउथ सेंट्रल, इन तमाम जगहों पर लोकसभा में रीढ़ टूट गई थी एनडीए की। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा था, लेकिन इस चुनाव में एक झटके में यह सारी परिस्थितियां नाजुक होते होते सिर्फ 15% सीटों पर जीत दिला पाती है। यह संदेश बहुत साफ है कि महाराष्ट्र के भीतर एक ऐसे पूरे मानचित्र के दायरे में इस बार की वोटिंग उभर कर सामने आई है, या चुनावी जीत उभर कर सामने आई है, जिसका मैसेज बहुत साफ है। मुंबई से लेकर गढ़चिरौली तक, या फिर रत्नागिरी से लेकर आप दूसरी तरफ मराठवाड़ा के किसी हिस्से में चले जाइए, वहां तक एक ही संदेश था, नेक्सस की ताकत, सत्ता का हुनर, दिल्ली और मुंबई के बीच का गठबंधन, और इस राजनीति को साधने के लिए या उसको खिलाफ खड़े तीनों राजनीतिक दल किस रूप में धराशायी हुए, या सिर्फ इस रूप में समझ लीजिए कि एक ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई जिसमें 50 का आंकड़ा भी पूरा कर पाने की स्थिति में लड़खड़ाते हुए अघाड़ी सामने खड़ी है। यह स्थिति पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हुई है तो मानकर चलिए कल से महाराष्ट्र की सियासत, उसकी राजनीति बदल चुकी है। और अब आने वाले वक्त में एक नई सियासत नई पीढ़ी के साथ खड़ी होगी। और 2-3 संदेश साफ है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए लाभदायक रहेगा, यह संदेश है। आदित्य ठाकरे कमान संभालेंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे रिटायर होंगे, यह भी एक संदेश है। और एकनाथ शिंदे की राजनीति महाराष्ट्र के भीतर एक नए संदेश और नए सितारे के साथ उभर रही है, यह भी एक संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।